पहले फोर्स से देखने से पहले ये देखते हैं कि नॉर्मली हम फोर्स का मतलब जैसे क्या बताए, धक्का देना, ठीक है। तो ये भी एक फोर्स है। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाईसाइकिल व्हेन गोइंग अपहिल देन ऑन अ फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। कि अगर तुम अपनी साइकिल को एक फ्लैट ग्राउंड पे चलाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे चलाने में और ऐसे एक पहाड़ हो वहाँ पे ऊपर लेकर के जाने में यहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है, ज़्यादा हार्डर लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे कम मेहनत में है तुम आगे चले जा रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत लग रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई इज़ इट ईजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस, ठीक है। कि एक ये ज़मीन है, सूखा है टाइल्स, और ये वाला टाइल्स गीला है, वेट है, ठीक है, और ये ड्राई है। तो इस पे तुम आसानी से नहीं स्लिप करोगे, इस पे नहीं फिसलोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तुम बहुत आसानी से स्लिप कर जाओगे, ठीक है। या फिर पानी की जगह ऑयल डाल दो और ज़्यादा अच्छे से स्लिप कर जाओगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा आसान क्यों होता है। फिर वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगिंस टू कम डाउन। मतलब कि हमें ऐसा क्यों फील होता है कि या तो हम बहुत हल्के हो गए हैं या तो हम तैर रहे हैं। कब? जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मान लो कि ये हमारा झूला है, ये झूला हम क्या करते हैं, हम ऐसे फिर इधर जाते हैं, ऐसे ही तो झूलते हैं ना। तो जब हम किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और नीचे आना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है या तो हम एकदम हल्के हो गए हैं या तो हम तैर रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो क्यों होता है ऐसा? देखो, जब भी तुम झूले पे बैठोगे तो झूला जैसे जैसे एक साइड के हाईएस्ट से दूसरे साइड के लोवेस्ट पे जाएगा, तो देखना जब भी तुम झूले पे बैठोगे ना तो तुम्हारे एक तो पेट में अजीब सा होने लगता है, ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि दर्द भी हो रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। तो वैसा सा होता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जब भी हम झूले पे बैठते हैं और जब हम एक हाईएस्ट पीक से नीचे आना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेंसेशंस होने लगते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ऐसा भी फील होता है कि हम या तो एकदम बहुत हल्के हो गए हैं या तो हम ऐसे तैर रहे हैं। वो सब क्यों होता है कि जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना तो वहाँ पे अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे काम करते हैं तो वही देखते हैं यहाँ पे। विंडी डे था, ठीक है, मतलब कि बहुत हवा चल रही थी। सोनाली और रागिनी जो हैं एक्साइटेड थे कि वो साइकिलिंग के लिए जाएंगे। उनका जो समर वेकेशन था वो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो उनका मन हुआ कि हम साइकिल चलाने जाएंगे। तो उनको वहाँ का जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, मतलब जो आसपास का नेचर था, उसको एक्सप्लोर करना था, देखना था। एक्सप्लोर का मतलब होता है जो चीज़ें नहीं पता उन्हें जा करके उन्हें अलग अलग तरीक़ों से पता करना, देखना, ठीक है। तो अपने गांव के आसपास के नेचर को उन्हें देखना था। तो पहले उन्होंने साइकिल में हवा भरी टायर्स में, फिर वो निकल गए। जैसे जैसे वो गांव से गुजरते गए, जो हवा थी वो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ ऐसे निकल रही थी कि वो जा रहे हैं आगे की तरफ और हवा जा रही है उल्टी, ठीक है, पीछे की तरफ, ठीक। फिर एक ने बोला कि जो विंड है जो विंड है जो वो हमें बहुत तेज़ी से पुश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ये जा रहे हैं इधर, ठीक है, ये साइकिल का डायरेक्शन है और ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो रागिनी ने बोला कि ये जो हवा है ये हमें धक्का दे रहा है बहुत तेज़ी से। तो सोनाली ने क्या रिप्लाई किया कि वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, हम हवा के खिलाफ राइड कर रहे हैं, हम हवा के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें हमारे पेडल्स को और तेज़ी से और फास्टर मूव करना होगा और जल्दी जल्दी पेडल मारना होगा और तेज़ी से मारना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसने बोला। इनका जो ये राइड था उससे वो हिल टॉप के बहुत ऊपर दूसरे पाथ पे चले गए, हिल टॉप के पाथ पे गए। कुछ पार्ट्स जो थे वो ऑफ द रोड थे, ठीक है, वो बहुत ही रफ थे। रफ का मतलब कि उबड़ खाबड़ थे, प्लेन रोड नहीं था, स्मूथ नहीं था, जहाँ पे पेडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। लेकिन जो दूसरे पार्ट्स थे वो स्मूदर थे, मतलब बिल्कुल आसान वाले रास्ते थे,
तो जब वो टॉप पे पहुँचे और वहाँ पे बैठ करके व्यू को एंजॉय कर रहे थे, तभी उन्हें तेज़ी से थंडर की आवाज़ सुनाई दी। थंडर का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग का, ठीक है। और उन्हें फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग दिखा कि बहुत सारे ऊपर लाइट्स ऐसे बिजली कड़क रही है, ठीक है। इवन दो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें इमिडिएटली वापस घर पे चलना चाहिए। फिर जब वो वापस घर पे आ रहे थे तो उनके पास से कुछ भेड़ों का झुंड गया। उन्होंने अपने जो बाइसिकल के बेल्स हैं उसको बजाए और फिर उन्होंने हैंडल घुमाया और डायरेक्शन चेंज कर लिया। जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी जो बाइसिकल है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है एट अ ग्रेट स्पीड। जब वो नीचे आ रही है, अभी क्या देखा हमने कि जब वो विंड के अगेंस्ट जा रहे थे या फिर ऊपर जा रहे थे तो उन्हें हार्ड महसूस हो रहा था कि ज़्यादा हार्डर पैडल मारना पड़ रहा है। बट जब वो डाउन साइड आ रहे थे तो फिर बहुत स्मूथ चल रहा था सब कुछ, ठीक है, और बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे थे। तो इवन दो वो अभी पैडल मार भी नहीं रहे थे, पैडल भी नहीं मार रहे थे, तो भी वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे थे। तो सोनाली ने बोला बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना पैडल मारे भी हम बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या चीज़ था जो उन्हें नीचे खींच रहा था? तो अब यहीं से आता है फोर्स। अब सबसे पहले क्या बोला इन्होंने? ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ इन्हें नीचे की तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, खींच रहा है। तो अब हमें इसी एक्सपीरियंस को, ये जो धक्का देने का और खींचने का, पुल करने का और पुश करने का जो एक्सपीरियंस है, इसी को हमें एक्सपीरियंस करना है और यही फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज टू पुश और टू पुल, ठीक है, किसी चीज़ को धक्का देना या फिर किसी चीज़ को खींचना। शॉर्ट में समझे, लेमैन टर्म में, तो यही फोर्स होता है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स लो, बहुत बड़ा सा, ठीक है, और इस बॉक्स को जितने अलग अलग तरीके से तुम मूव कर सकते हो उतने तरीके से करो। तो मान लो ऐसे मूव कर दिया एक बार, कि ऐसे हाथ लगा करके, ठीक है, एक बार रस्सी से बांध करके मूव कर दिया, एक बार उठा करके मूव कर दिया। तो अलग अलग तरीके से, एक में हम पुश कर रहे हैं, एक में हम पुल कर रहे हैं और एक में हम लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट यानी कि उठा करके पुल अप कर करके और फिर कैरी कर रहे हैं। अब इसके अलावा और कैसे हम मूव कर सकते हैं? इसके अलावा भी कोई तरीका है? चलो हम मान लेते हैं कि हमने ये 3 तरीकों से किया। इन सारे वेज में हमने बॉक्स को क्या किया है? मूव किया है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए हमें या तो पुश करना पड़ा या तो पुल करना पड़ा। यहाँ पे हमने क्या किया? पुश किया, और यहाँ पे हमने क्या किया? पुल किया। यहाँ पे भी हमने पुल किया बट ऊपर की तरफ पुल किया, ठीक है। जनरली जो ये पुश और पुल होता है अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। तो फोर्स क्या होता है? टू पुश और टू पुल। क्लियर हुआ कि फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना या दूसरी तरफ धक्का देना। अब अगर मान लो कि इसी फोर्स को हमने किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट के साथ ये फोर्स क्या क्या चीज़ें करेगा। अब मान लो कि मैंने फोर्स कहीं पे अप्लाई किया, अब चाहे वो मैंने खींचा हो चाहे धक्का दिया हो, अगर मैंने फोर्स लगाया है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा। तो जैसे मान लो कि हमने पुश और पुल हमने देख लिया, हम डेली लाइफ में हम ये डेली करते हैं, डेली कोई ना कोई चीज़ हम उठाते हैं, रखते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते कभी इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में। तो यही एक्सपीरियंस को अगर हम एनालाइज करें तो जैसे मान लो, थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर अ फोर्स, पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि इसमें हम लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक एक्शन है, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा दोस्त पीछे से साइकिल पकड़ के ऐसे खींच रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है? पुल है, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? या तो तुम रुक जाओगे या तो तुम्हारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, एक बॉल तुम्हारी तरफ किसी ने बॉल फेंका, बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुमने बैट से हिट किया, तो ये हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, इसको हम अपनी तरफ नहीं खींच रहे हैं, हम अपोजिट साइड में हम मार रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल,
स्पीड ऐसा नहीं है कम ज़्यादा हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम मेनली क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। बॉल इधर जा रहा था, अब इसको हमने या तो इधर भेजा, या तो इधर, या तो लेफ्ट में। फिर आया प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, एक बलून को पहले फुलाया, ठीक है, फुला करके फिर उसको हम दबाने लगे, ठीक है, वो क्या है, पुश है। इससे क्या होगा कि उस बलून का शेप चेंज होगा, ठीक है, होगा ना, अलग अलग शेप में वो बलून जाने लगेगा। ऐसे कोई एग्जांपल बताओ, पुल का कोई एग्जांपल बताओ। पिकिंग अ बुक फ्रॉम टेबल, एक बुक से, एक टेबल से अगर हम बुक उठा रहे हैं तो वो क्या है, पुल है, ठीक है, तो ये पुल की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे ही अगर हम एनालाइज करें हर एक सिचुएशन को और अगर हम इसके इफेक्ट्स लिखें तो ये चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे ये पता चलेगा, ठीक है। अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इन एग्जाम्पल से हम क्या मान करके चलते हैं कि डज अ फोर्स कॉजेज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, कि क्या फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रोक दे रहा है मूव करने से, हो रहा है ऐसा, हो रहा है, ठीक है। कैन इट चेंज द स्पीड, चेंज कर रहा है। कैन इट चेंज द डायरेक्शन, तो वो भी चेंज कर रहा है। या फिर क्या ये ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। बलून के शेप में हमने नहीं देखा, बलून का शेप चेंज नहीं कर रहा है ऐसे दबाने से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर किसी फोर्स को हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया तो वो उससे वो ऑब्जेक्ट रुक भी सकता है, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है और उस ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल सकता है। सारे भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं। तो जैसे ये है पुल, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक के साथ। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके से जब हम फोर्स लगाएंगे तो उन पे वैसे ही अलग अलग इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। अब अगर हम अपना एवरीडे लाइफ देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे फोर्स तो अप्लाई किया जाता है, जैसे फोर्स को अप्लाई किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ ड्रॉअर, डेली ड्रॉअर खोलते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, अभी देखा। ऐसे ही किसी बॉल को हम स्टॉप करते हैं, या फिर हम किसी फुटबॉल को किक करें, या फिर हम मूविंग बाइसिकल पे ब्रेक लगाएं, या फिर एक चपाती को हम रोल करें, ठीक है, जब हम बेलन से बेलते हैं चपाती को, या फिर हम किसी स्टीयरिंग के हैंडल को घुमाएं, कि हम ऐसे जा रहे हैं फिर हमने ऐसे घुमाया, ठीक है, या फिर गाड़ी की जो भी स्टीयरिंग है उसको घुमाया। तो अगर इन सब का हम एप्लीकेशन देखें तो फोर्स का इन सब पे क्या इफेक्ट होगा, तो जो फोर्स अप्लाइड होगा ऑब्जेक्ट पे, तो इट मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसको मूव कराने लगेगा, रेस्ट टू मूव। जैसे एक कोई फुटबॉल नीचे पड़ा हुआ है, उसको आकर के हमने पैर से मारा तो हमने फोर्स लगाया, अब वो रेस्ट पे था, वो मूव करने लगा। सेकेंड, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो स्पीड चेंज करेगा। थर्ड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि एक फुटबॉल यहाँ से ऐसे आ रहा है सीधा तुम्हारी तरफ, तुमने पैर से मार के इसको इधर भेज दिया, ठीक है, अपने टीम मेंबर के पास, तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है और उसके शेप में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन शेप और अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या जब भी ऐसा कुछ हो रहा है कि स्पीड में चेंज हो, डायरेक्शन में चेंज हो, शेप में चेंज हो, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स से ही होता है। तो यस, नन ऑफ दिस टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, बिना फोर्स के ये सब नहीं हो सकता। अब एक स्टेप और फर्दर जाएं तो सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, क्या इसका मतलब ये है कि इस पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। मान लो कि एक बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे एक बॉल पड़ा हुआ है, तो अगर ये रुका हुआ है, यहाँ पे रेस्ट में है, तो हम ये मान लें कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट
आर बैलेंसिंग वन अनदर, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल पहले देखते हैं। मान लो कि ये रेस्ट पे है तो तुमने बोला कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तुमने यहाँ से इसको धक्का दिया, तुमने 50 फोर्स को, जो एसआई यूनिट होता है अभी आगे पढ़ेंगे, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन में जैसे हम वेट को बोलते हैं ना 10 केजी 20 केजी, ऐसे ही न्यूटन में फोर्स को मेजर किया जाता है। तो मान लो कि यहाँ से हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स मूव करेगा, कर जाएगा। लेकिन हमने फिर इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या अब ये बॉक्स मूव करेगा? तो इसका मतलब ये किस पे है, रेस्ट पे आ गया। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इस पे रेस्ट पे है, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा? अभी फोर्स लग रहा है कि नहीं इस पे, रेस्ट पे है तो फोर्स तो फिर भी लग रहा है, लेकिन बैलेंस आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये इसको बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो फिर उसमें फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या जो फोर्सेस हैं आर देयर एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या हम, जैसे यहाँ पे एक बॉल है तो हमने इसको धक्का मारा तो हमने बोला कि फोर्स लगा, क्या बिना किसी दो ऑब्जेक्ट के, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है ना, कोई ऑब्जेक्ट है तभी तो फोर्स लग रहा है ना, क्या बिना किसी चीज के फोर्स लग सकता है? कोई चीज ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या फोर्स लग सकता है? तो पूछ रहा है कि क्या जो फोर्स है, फोर्स इज इट एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या फोर्स को हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन है, कि वो आपस में कैसे एक दूसरे से, जैसे मान लो कि यहाँ पे बॉल है और यहाँ से हमने अपने पैर से इसको मारा, तो फोर्स यहाँ पे हमने क्या बोला कि बॉल और लेग के बीच का इंटरेक्शन है, यही है ना, कि दोनों इंटरेक्ट किए तो फोर्स लगा, ठीक है, सिर्फ एक के बेसिस पे नहीं लगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन है? तो कह रहा है कि जब भी हम किसी टेबल को पुश करेंगे तो हमारा जो हैंड होगा वो क्या करेगा, हमारा हैंड जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने अगर पुश किया है किसी टेबल को तो एक ऑब्जेक्ट है हमारा हैंड जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो कि है टेबल। दो ऑब्जेक्ट आए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वन हैंड, ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट टेबल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हैंड है और जो टेबल है ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे जितने भी एक्शंस लिखे हुए हैं या फिर अभी तक हमने पढ़े उन सब के बारे में सोचो, हर जगह कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं हर एक एक्शन में। कहीं पे दो होगा, कहीं पे तीन होगा, कहीं पे चार होगा, कहीं पे पाँच होगा। तो यहाँ पे नोटिस करो कि जो फोर्सेज हैं दे आर द रिजल्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग इन सम वे और दी अदर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं तो फोर्स नहीं लग सकता। जैसे यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं, यहाँ से हम ये बात निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। मतलब अगर फोर्स लगना है तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करना होगा। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, लेकिन सिर्फ बातचीत हम नॉर्मल ऐसे बोलते हैं कि इंटरेक्ट करो मतलब बातचीत करो, सिर्फ बातचीत नहीं होता। दो चीज़ों का आपस में कोई काम करना वो भी इंटरेक्शन है, दो चीज़ों का मिलना वो भी इंटरेक्शन है, दो चीज़ों के बीच में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर जो फोर्स है वो क्या है, तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। और जो एसआई यूनिट फोर्स का होता है वो क्या होता है, न्यूटन, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एन इसका, कैपिटल एन इसका सिंबल है, ठीक है। तो न्यूटन में फोर्स को लिखा जाता है, जैसे केजी में वेट को हम लिखेंगे 50 केजी, ऐसे ही हम फोर्स को लिखेंगे 50 न्यूटन, ठीक है। जब हमने टेबल को पुश किया तो हमने अपने हाथ से पुश किया, तो क्या हमारे हाथ पे उस समय फोर्स लगेगा? टेबल पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या हमारे हाथ पे कोई फोर्स लग रहा है उस टाइम पे? अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरेक्शन है अगर फोर्स, तो क्या सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगेगा, दूसरे पे नहीं लगेगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोमेंट यू स्टॉप्ड पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपीयर्ड। ठीक है, जब भी हम फोर्स लगाते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो टेबल हमारे हाथ पे भी लगा रहा है हमेशा। ठीक है, तो जैसे ही हमने टेबल पे फोर्स लगाना रोक दिया, हमारे हैंड पे भी जो फोर्स लग रहा था वो डिसअपीयर हो गया। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं, हर ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दूसरे वाले से। तो इंटरेक्शन जैसे रुक जाता है, वो जो एक्सपीरियंस है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। नेक्स्ट है कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कि फोर्सेस किस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो उसमें जैसे एक आता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट हो। किसका, तो दो चीज़ों का जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट रहे, उसी फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशंस में हमें किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि एक टेबल है और इस टेबल पे अगर बुक रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इस बुक को तुम्हें उठाना है, पिक करना है, तो इसके लिए तुम्हें बुक को टच करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी हो जाता है हमारे बॉडी और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो इसी कांटेक्ट को, ये कांटेक्ट डायरेक्ट हो सकता है जैसे हम अपना हाथ यूज करें, या फिर अपने अलग बॉडी पार्ट्स यूज करें, जैसे पैर से किसी चीज़ को हटाया, या फिर ये इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम ये बोलो कि नहीं, मैं तो यहीं बैठे बैठे एक डंडा लगाऊंगा और उस डंडे से इसको अपनी तरफ खींच लूँगा, तो यहाँ पे तो मैंने बॉडी से टच ही नहीं किया, तो वो भी कांटेक्ट माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, जैसे स्टिक या फिर रोप का यूज़ करना। तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट लगने के बाद ही कोई काम हो पाता है ऑब्जेक्ट और हमारे बॉडी के बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फोर्सेस। ठीक है, या फिर कांटेक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो मसल से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स का ही एक एग्जांपल है हमारा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स में हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मस्कुलर फोर्स में भी हम क्या करते हैं, हम अपने मसल्स यूज करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे अगर हम चल रहे हों, दौड़ रहे हों, कोई चीज़ उठा रहे हों, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हों, जंप कर रहे हों, या फिर स्ट्रेच कर रहे हों, तो इन सब में जो फोर्स कॉज होता है बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स का जो भी फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ये मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ये कब होता है, जब मसल्स कंट्रैक्ट या फिर रिलैक्स या फिर इलोंगेट होते हैं कोई भी एक्टिविटी करते टाइम। जैसे अगर मान लो तुम किसी चीज़ को पुश करो अपनी तरफ, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, छोटा हो रहा है। ऐसे तुम किसी चीज़ को धक्का दो, स्ट्रेच करो, तो वहाँ पे क्या होगा, इलोंगेट होगा। ठीक है, या फिर उसको रिलैक्स बोलेंगे। हमेशा याद रखना कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बट वो स्ट्रेच नहीं हो सकते। ठीक है, जितने हैं उतने ही रहेंगे, उससे कम हो जाएंगे। इसको स्ट्रेच करके छोटा किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट करके, बट इसको स्ट्रेच करके ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जितना है उतना रहेगा हमेशा। जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, ये जितने भी होते हैं, ये सब के सब मस्कुलर फोर्सेज यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट और अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लो कि इसको एक जगह से दूसरे जगह पे इसको मूव करना है, तो वो कौन सा फोर्स यूज कर रही है, मस्कुलर फोर्स। ऐसे स्नेक हुआ, इसको भी अगर मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कौन सा फोर्स यूज करेगा, मस्कुलर फोर्स। ऐसे ही ये हुआ, तो कहीं पे भी अगर हम भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे कौन सा फोर्स यूज करते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे ये बर्ड है, ये बर्ड कौन सा फोर्स यूज कर रही है, मस्कुलर फोर्स। क्यों मस्कुलर फोर्स यूज कर रही है, क्योंकि इसके जो पंख हैं इलोंगेट हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये भी मूव करेगा तो सेम होगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मस्कुलर फोर्सेस के। फिर जो ह्यूमंस हैं वो मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं ऑफ सम एनिमल्स टू कैरी आउट मेनी टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कभी कभी हम अपना डायरेक्टली मस्कुलर फोर्स ना यूज करके हम किसी एनिमल का मस्कुलर फोर्स यूज करवाते हैं। ठीक है, जैसे बैलों से अगर खेत जोता जाए
या फिर पहले के टाइम में घोड़ा गाड़ी चलता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली मस्कुलर फोर्स यूज नहीं करते थे, हम इन जानवरों से करवाते थे और फिर उनके थ्रू हम बहुत सारे टास्क को करते थे। तो ये बहुत लंबे टाइम तक चला, अभी भी बहुत सारे जगहों पे चलता है, बट धीरे धीरे ये बहुत कम दिखता है, ठीक है। फिर आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर फोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे फंक्शंस में। कैसे? इसी फोर्स की वजह से हम खाने को चबा पाते हैं, इसी फोर्स की वजह से हम इस खाने को अपनी एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि गले से अंदर डाल पाते हैं, इसी के थ्रू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। फिर जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है ऑफ आवर हार्ट बीट करता है ना, तो हार्ट बीट में क्या होता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, इसी के थ्रू वो जो भी ब्लड होता है उसको पंप करता है, तो इससे हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो पाता है, ठीक है। तो सर्वाइवल के ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं जरूरी है, इन सब में क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। फिर तीसरे नंबर पे एक फोर्स आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे अभी अगर मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है मेरे और इसके बीच में, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो अगर कोई बॉल रोल कर रहा है किसी फ्लैट ग्राउंड पे, तो वो कुछ टाइम तक चलने के बाद, रोल करने के बाद वो अपने आप क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको ना भी रोकने जाएं बॉल को तो भी वो रुक जाएगा। ऐसे ही अगर हम जब तक पेडल मार रहे हैं साइकिल पे तब तक वो चल रही है, जैसे ही हमने पेडल मारना रोका, बंद किया फ्लैट रोड पे, वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शन है कि अगर तुम ऐसे स्लोप वाले रोड पे जाओ तो पेडल ना भी मारो तो भी वो साइकिल नीचे आती रहेगी, बट यहाँ पे फ्लैट रोड की बात हो रही है। तो फ्लैट रोड पे अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अपने आप थोड़े टाइम बाद रुक जाएगी। फिर अगर जो रोड है वो रफ है तो वो जल्दी और जल्दी रुकेगी, ठीक है, अगर रफ सरफेस है तो। फिर ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रोल कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो थोड़े टाइम बाद अपने आप रुक जाता है। अब ये जो स्पीड में चेंज होना या फिर रुक जाना, ये सब किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे एक फोर्स जो है वो इसेंशियल, हमें ये भी पता है कि फोर्स जो है वो किस लिए ज़रूरी है। अगर किसी भी कोई भी चीज़ मोशन में है पहले से, यानी कि मूव कर रहा है, तो अगर उसे रोकना हो तो उसके लिए फोर्स चाहिए। ऐसे ही कोई चीज़ रुकी हुई हो, उसे मोशन में लाना हो तो भी फोर्स चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई बॉल जाते जाते रुक जा रही है अपने आप, तो इसका मतलब कि पहले वो मोशन में थी, अब वो रुक गई, तो कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। तो वो फोर्स कौन सा होता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें वो फ्रिक्शनल फोर्स दिखता नहीं है, बट होता वो फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट लो जिसका फ्लैट बेस हो, जैसे कोई एम्प्टी लंच बॉक्स ले लो, ठीक है, या फिर कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, या फिर कोई नोटबुक ले लो, और उसको एक टेबल या फिर फ्लोर पे रख दो। फिर उसे धीरे से पुश करो और ऑब्जर्व करो, क्या दिखेगा कि जहाँ तक तुमने इसको पुश किया वो वहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर थोड़े जैसे ही तुमने छोड़ा वो अपने आप क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स चल रहा है, इसी चीज़ को अगर हम रिपीट करें अलग अलग चीज़ों के साथ, तो हमेशा हम क्या देखेंगे कि हम अपोजिट डायरेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और थोड़े देर ट्रेवल करने के बाद वो अपने आप रुक जा रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होगा, किसी भी चीज़ के साथ ये चीज़ करोगे तो वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जब हम इसको पुश कर रहे हैं ऐसे, जब हम इसको ऐसे धक्का मार रहे हैं ना, तो ये थोड़े दूर जा रहा है फिर रुक जा रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें कांटेक्ट में हैं कि एक तो जैसे इसका सरफेस हो गया, जिस टेबल पे ये रखा है उस टेबल का सरफेस, और एक इस ये जो लंच बॉक्स है इसका बेस, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का जो ऐसे चिपका हुआ है वहाँ पे ये फ्रिक्शन कर रहे हैं। अब यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है, वहीं पे ये जो फोर्स आता है जो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक रहा है, वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर सिंपली फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि तुम जिस साइड धक्का दोगे उसके अपोजिट साइड वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा। फ्रिक्शन क्यों आता है, फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेज,
ठीक है। जितना ज़्यादा इरेगुलरिटी होगी, मतलब अगर तुम तो एक बेस जो हो वो ऐसा हो, ठीक है, और दूसरा वाला बेस भी ऐसा हो, तो अब ये दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये दोनों लॉक हो जाएं और बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपस में मूव करें, ठीक है। बट अगर ये इरेगुलरिटीज़ नहीं है, एक एकदम प्लेन है और दूसरा भी एकदम प्लेन है, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्लिपरी होगा, इसी पे तुम अगर ऑयल के पार्टिकल्स डाल दो इस एक सरफेस पे, तो फिर वहाँ पे वो और तेज़ी से, जैसे कभी चिकनी जगहों पे जाओ, या फिर जैसे बारिश के टाइम में गीला हो जाता है मिट्टी वगैरह, वहाँ पे जाओ, या फिर नीचे तेल गिरा हो फर्श पे, टाइल्स हो, पानी गिरा हो, तो वहाँ पे जाओगे तो बहुत तेज़ी से क्या करोगे, तुम स्लिप करोगे, बहुत तेज़ी से फिसलोगे। इसका फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुम देखना जब भी तुम बारिश के मौसम में, जब बारिश में ये पूरा का पूरा कीचड़ हुआ हो, तो जब तुम जाते हो नंगे पैरों से या फिर जूते वगैरह पहन के, तो तुम यहाँ पे स्लिप करते हो, फिसलते हो। तो वहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाते हो कि एकदम पैरों को हम दबा दबा के चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, अंगूठों से ऐसे बेस बना बना के चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि ये जो फ्रिक्शन हो वो कम हो, लॉक हो जाए हमारा पैर कीचड़ के साथ, ठीक है। फ्रिक्शन जितना कम हो उतना ज़्यादा, सॉरी, फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हम स्लिप नहीं करेंगे, हम बचे रहेंगे। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी से हम स्लिप करने लगेंगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन होता है। तो ये जैसे ये वाला देखोगे तो यहाँ पे रफ सरफेस है, तो क्या ये आसानी से एक दूसरे से दूर जाएंगे, मूव करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, ये लॉक्ड रहेंगे। यहाँ पे इनका जो सरफेस है वो क्या है? रफ है, तो ये मूव नहीं करेंगे, ये यहीं पे टिके रहेंगे। लेकिन उसकी जगह पे अगर इनका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से चिपका होता है जो कि स्मूथ है, तो यहाँ पे आसानी से वो ट्रैवल कर सकते थे, आसानी से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है कि डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सर्फेसेज आर रफ? कि क्या अगर सरफेसेस रफ हैं, अगर सरफेस रफ है ऐसा, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है ज़्यादा होगा, क्यों नहीं होगा? जितना ज़्यादा रफ रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जितना रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, उतना वो ऑब्जेक्ट कम मूव करेगा, ठीक है। इसका जैसे एक एग्जांपल देखो, अपने बुक का कवर लो और उस बुक के कवर पे ऐसे हाथ चलाओ, ठीक है, एक उस पे चला लिया, दूसरे भी बुक पे चलाओ और फिर इस डेस्क पे चलाओ, और देखो तीनों में डिफरेंस कुछ आया नज़र कि हाथ किस पे आसानी से जा रहा है? सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्लिपरी है, ठीक है। और जितना ज़्यादा रफ होगा किसी चीज़ का सरफेस, उस पर उतना कम हाथ जो है वो मूव करेगा। फिर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट्स एक सॉलिड सरफेस पे जा रहे होंगे, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड पे नहीं जा रहा है, जैसे बॉल है हवा में जा रहा है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? ठीक है। फिर व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेज, ठीक है, जैसे एयर में, पानी में, वहाँ पे मूव कर रहे हो तो क्या होगा? तो चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे दूसरे लिक्विड्स हो, चाहे सॉलिड हो, कोई भी तरह का मीडियम हो, हमेशा वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट उसके थ्रू हो करके मूव कर रहा है। तुम पानी में भी बॉल फेंको, थोड़ी देर में वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। तुम हवा में भी बॉल फेंको, हवा भी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसको रोक रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स सब पे लगता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन्स हो गए, जहाज हो गए, ठीक है, बोट हो गए, जो हाई स्पीड के ट्रेन्स होते हैं, इन ये भी अगर जाते हैं ना तो बहुत तेज़ी से, जैसे अगर तुम देखोगे बुलेट ट्रेन देखे हो कभी कैसा होता है? बुलेट ट्रेन बेसिकली ऐसे बना होता है, ठीक है। बुलेट ट्रेन का जो फ्रंट होता है वो ऐसा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? पहले ऐसा बुलेट ट्रेन का फ्रंट ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो बुलेट ट्रेन होता था उसका फ्रंट ऐसा होता था, ठीक है। अभी भी इंडियन रेलवेज में या फिर ज़्यादातर रेलवेज में तुम देखोगे ट्रेनों को, तो उनके जो फ्रंट होते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, बट बुलेट ट्रेन का फ्रंट ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये बुलेट ट्रेन या फिर कोई भी ट्रेन जब हाई स्पीड में चलते हैं, तो हाई स्पीड में चलते टाइम ये एयर के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। तो एयर जो होता है वो इन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है।
तो ये जितना ज़्यादा बड़े रहेंगे उतना ज़्यादा एयर का फोर्स इस पर लगता जाएगा। बट यही चीज़ पहले होता था कि पहले ये एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता था, तो बुलेट ट्रेन को ऐसा बनाया गया। क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ से आ रहा है ना तो हवा बहुत कम इस पर रेजिस्ट कर पा रही है, उसको सरफेस नहीं मिल रहा। अब बाकी ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ से हवा टकरा के चली जा रही है, तो ये आसानी से बहुत तेज़ स्पीड में जा सकता है। अदरवाइज अगर इसका बिल्कुल जो फ्रंट है वो ऐसा होता है जैसा इंडियन रेलवेज का होता है, तो फिर ये उतना तेज़ी से मूव नहीं कर पाता, उतना हाई स्पीड से मूव नहीं कर पाता। तो इसी वजह से देखना, चाहे प्लेन हुआ, चाहे शिप्स हुए, चाहे बोट्स हुए, चाहे हाई स्पीड ट्रेन हुए, इन सब का तुम फ्रंट देखना, इनका फ्रंट हमेशा इसी तरीके से कुछ डिजाइंड होता है। बोट्स का भी तुम देखना, बोट्स का जो फ्रंट होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे चिपका हुआ होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। वो इसीलिए होता है, एक स्पेसिफिक शेप इसलिए दिया जाता है ताकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एयर या फिर वाटर का उसमें से कम हो जाए। तुम ऐसे ही देखना, जो स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स कभी भी जब स्विम करते हैं ना तो वो हमेशा अपने हाथ को ऐसे लेकर के जाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे रखते हैं? ताकि पानी को काट पाए। तुम उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेकर के जाओ, अगर तुम छाता लो, ठीक है, और छाते को पूरा खोल करके और फिर तुम उसको ऐसे ले करके बहुत तेज़ी से दौड़ो, तुम नहीं दौड़ पाओगे, तुमको वो रोकेगा क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है। फिर उस छाते को बंद कर दो और पतला सा छाता ऐसे लेकर के दौड़ो, तो फिर तुम आसानी से तेज़ी से दौड़ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इन सब का ये जो फ्रंट है, ये जो डिज़ाइन है वो इस हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि अभी तक हमने जितने भी फोर्सेस देखे तो उसमें हमने क्या देखा कि किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट हो रहा है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो। तो क्या ज़रूरी है कि हर एक फोर्स के काम करने के लिए उनका कांटेक्ट में होना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन कांटेक्ट होते हैं, जो बिना कांटेक्ट किए अपना फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर दूर भी रहेगा, जैसे ये है, तो ये बिना टच किए यहाँ से अब अपने आप इसको खींच लिया, ठीक है। तो इसने फोर्स लगाया कैसा? बिना टच किए फोर्स लगाया, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक। तो मैग्नेट्स के बारे में ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो कि मैग्नेट्स क्या हो सकते हैं। मैग्नेट्स वो होते हैं जो कि दूसरे आयरन के ऑब्जेक्ट्स को या फिर दूसरे मैग्नेट्स को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। जब भी दो मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा, बेसिकली हर एक मैग्नेट में दो साइड होता है, ठीक है। अगर ये मैग्नेट है तो दो साइड है, एक होगा नॉर्थ और दूसरा होगा साउथ। तो अगर दो मैग्नेट्स एक पास लाए जाते हैं और अगर इसका साउथ इसका नॉर्थ लाया जाए तो ये चिपक जाएंगे, या फिर इसका साउथ इसका नॉर्थ लाया जाए तो ये चिपक जाएंगे, ठीक है। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर दोनों का नॉर्थ सेम साइड किया जाए या फिर दोनों का साउथ किया जाए तो फिर ये दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, वो रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं। जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करती है, उससे भी मैग्नेट जनरेट होता है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, एक दूसरे को खींचना और दूर भेजना ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसी को हम पुश और पुल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हो रहा है ना यहाँ पे। अट्रैक्ट करने का मतलब खींच रहा है अपनी तरफ और दूर भेजने का मतलब पुल कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। ये भी ये भी क्या हो गया? एक फोर्स हो गया। अब ये कौन सा फोर्स हो गया? तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो इस नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स है जो कि दूर से काम करता है? तो यहाँ पे जैसे आते हैं कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं तो उनमें एक चार्ज जनरेट हो जाता है और वो जो चार्ज होता है उस चार्ज की वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर तुम देखोगे तो जैसे तुम्हारा एक ये बुक है केमिस्ट्री का, ठीक है, और एक ये बुक है तुम्हारा फिजिक्स का,
ठीक है। तो अगर इस बुक को मैं आगे या फिर पीछे कर रहा हूँ, जैसे अगर इस बुक को मैं आगे या फिर पीछे कर रहा हूँ तो देखोगे कि ये जो हैं आपस में चिपके हुए हैं, तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट इसी बुक को अगर मैं हल्का सा उठा के और तब आगे और पीछे कर रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कांटेक्ट ही नहीं है, तो ये फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है। बट जैसे ही मैंने छोड़ दिया, इसको नीचे किया और नीचे करके अब अगर मैं इसको कर रहा हूँ ऐसे, तो देखो ये कितना ज़्यादा, ये जो रेड लेवल है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना ऐसे करेंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, मान लो कि ये आदमी है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है और इसका सरफेस देखोगे अगर ध्यान से तो इसका सरफेस थोड़ा बहुत खुरदरा है। अब अगर ये आदमी इस बॉक्स पे फोर्स लगाएगा तो ये बॉक्स देखो कैसे जाएगा। अब ये जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा इसको आगे धक्का दे सकता है, ठीक है, और फोर्स जितना कम रहेगा उतना वो कम धक्का दे पाएगा। ऐसे ही अगर इस साइड भी करना हो तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो इतना। तो अब देखो ये जो है सरफेस, हमेशा ध्यान देना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की तरफ और ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा है पीछे की तरफ, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो हमेशा चार्ज रहता है, ठीक है, मतलब कि न्यूट्रल रहता है। हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा न्यूट्रल रहता है कि उसमें चार्जेस तो हैं बट वो न्यूट्रल हैं, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव भी हैं। तो उनको बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस हैं बट वो रुके हुए हैं। फिर जैसे ही उनमें कोई चार्ज आ जाए तो हम उसे बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी पेन लो या कुछ भी लो, उसको रब करो बालों में, रब करोगे तो अब ये चार्ज हो जाएगा। अब किसी भी छोटे से पेपर वगैरह पे इसको टच कराओगे वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे समझो कि अर्थ जो है ना, हम किसी भी चीज़ को ऊपर जब हम फेंकते हैं तो वो वापस से अर्थ पे आके गिरता है। तो किसी भी चीज़ को ऊपर जाने से अर्थ रोकती है या फिर अगर वो ऊपर चला गया तो उसको नीचे अपनी तरफ पुल करती है। तो अर्थ का ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से वो चीज़ों को नीचे खींचती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे क्या बोला है कि एक बॉल लो, उसको ऊपर थ्रो करो और ये देखो कि क्या वो नीचे आएगा, तो आता है नीचे। जब भी हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है। फिर उसको फिर से फेंको, लेकिन इस टाइम और हार्डर फेंको, इस बार और ज़ोर से फेंको। अब क्या वो नीचे गिरेगा? तो वो अब भी नीचे गिरेगा, ठीक है, ग्राउंड पे। तो ऐसे ही तुम जितने भी सिचुएशंस ले लोगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर फेंकोगे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे तुम वर्टिकली अपवर्ड फेंको, चाहे तुम ऐसे पैराबोला के शेप में फेंको, ठीक है, उसको नीचे फाइनली वो नीचे आकर के गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें तुम देख रहे हो, चाहे ये रबर इरेजर हुआ इसको छोड़ो, चाहे ये पेड़ पर से ये जो भी फल है, चाहे ऊपर से तुम कूदो, चाहे बास्केटबॉल में बॉल डालो या फिर तुम स्विमिंग पूल में जा करके ऊपर से छलांग लगाओ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब नीचे की तरफ गिर रही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्यों नीचे गिर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे नीचे की तरफ क्यों गिरते हैं? तो यहीं पे आता है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे अर्थ की तरफ गिरते हैं, क्योंकि अर्थ इन्हें अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल टर्म्स में हम इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बिना किसी कांटेक्ट के काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए, तुम ऊपर फेंक दो अपने आप नीचे आएगा। तो ये भी एक क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसमें रिपल्सिव नहीं होता। जैसे मैग्नेटिक में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है ना, खींच भी लेगा अगर अपोजिट चार्जेस हों, अगर अपोजिट साइड्स होंगे तो, और सेम साइड्स होंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। ग्रेविटेशनल में ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेविटेशनल में सिर्फ और सिर्फ पुल करने की क्षमता होती है, अट्रैक्टिव होता है। फिर यहाँ पे ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर ड्रॉप किया जाता है एक सर्टेन हाइट से, कुछ ऊपर से अगर ड्रॉप किया जाए तो वो एक स्ट्रेट वर्टिकल पाथ लेता है। ठीक है, तुम फेंको कैसे भी तो
तुम चाहे सीधा फेंको चाहे तुम ऐसे फेंको, लेकिन जब वो गिरेगा तो सीधा ऐसे गिरेगा, वो कभी ऐसे नहीं गिर सकता, ठीक है। लेकिन अब क्या नहीं गिर सकता, लेकिन जब हम, जैसे तुम एक पेन लो, एक तुम पत्थर लो, ठीक है, या फिर तुम कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट लो, जब तुम इसको फेंकोगे तो ये सीधा सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है। ये कोई भी बॉल जब तुम फेंकोगे तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसे गिरेगा, ठीक। लेकिन इसी की जगह पे तुम एक पेपर ले लो, ठीक है, बहुत ही लाइट वेट कुछ ले लो, तो इसको अगर हम फेंकेंगे तो ये ऐसे ऐसे गिरता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब भी तुम देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं उनको अगर ड्रॉप किया जाए फ्रॉम अ हाइट, तो इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड, कि वो सीधा सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है, चाहे ये हो, सीधा सीधा नीचे गिरेगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, फिर वो स्लो डाउन होती है, फिर वो रुकती है एट द टॉप एंड देन टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब अभी हम पेपर को अगर छोड़ दें और सिंपल एक हैवी ऑब्जेक्ट को जैसे एक बॉल ले, तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तुम किसी भी बॉल को उठाओगे, बोल रहा है कि एक सबसे पहले कि एक बॉल लो, ठीक है, और उसको वर्टिकली अपवर्ड भेजो। पहले एक बॉल लिया और इसको हमने ऊपर फेंका। अब यहाँ से जोर लगा करके जब हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो स्लो डाउन होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत तेज गया है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्लो होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पीक पे पहुँच के वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, एक मूवमेंट के लिए रुक जाएगा, और एक मूवमेंट के लिए रुकने के बाद वो वापस से नीचे की तरफ वर्टिकली गिरना शुरू होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है। फिर कह रहा है कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जो स्पीड है ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, और फिर जब वो नीचे की तरफ आएगा फिर उसका एक डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का, मतलब कि पहले वो ऊपर जा रहा था वो नीचे आने लगेगा, और फिर नीचे आते तरफ उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करने लगेगा। पहले यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर स्लो होता गया, अब जब नीचे गिरने लगा तो अब तेज होता गया, जैसे जैसे और पास आता जाएगा वो और ज़्यादा स्पीड अप होता जाएगा और ज़्यादा तेज होता जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ वर्टिकल मोशन, ठीक है, व्हेन इट मूव्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो वर्टिकल मोशन में होगा, यानी कि स्पीड पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। दूसरा पूछ रहा है कि क्या ये जो अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स के साथ खींचता है अपनी तरफ, कि क्या ये हर चीज पे सेम फोर्स लगाता है? नहीं लगाता, सब पे अलग अलग फोर्स लगाता है। क्यों? क्वेश्चन ये है कि ये जो अर्थ है ये क्या हर चीज को अपनी तरफ सेम फोर्स से खींचेगा? ठीक है, मान लो कि एक बॉल है, यहीं पे एक पेपर है, ठीक है, यहीं पे एक 100 kg का बोल्डर है, ठीक है, मतलब कि पत्थर है। क्या ये सबको सेम फोर्स के साथ नीचे खींचेगा? तो अगर नहीं खींचेगा तो देखो, पहला चीज़ तो हाँ ये सबको सेम फोर्स के साथ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि इसका जो 9.8 होता है, अभी आगे देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो ये तो सबको सेम फोर्स के साथ खींचता है। दूसरा डिपेंड करता है कि इनका अपना मास कितना है, मतलब इनका वेट कितना है। जो चीज़ जितनी हैवी होगी वो उतना तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर वेट इनका मैटर नहीं करता और ये अगर सबको सेम फोर्स के साथ खींच रहा है तो फिर जितना टाइम में ये गिरा उतने ही टाइम में ये पेपर को भी गिरना चाहिए और उतने ही टाइम में इस बड़े वाले पत्थर को भी गिरना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सबसे जल्दी ये पहुँचेगा ज़मीन पे, फिर ये पहुँचेगा और ये सबसे लेट पहुँचेगा, ठीक है। तो ये इनके मास पे भी डिपेंड करता है, इनके वेट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फोर्स है, जिस फोर्स के साथ अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है।
वेट जो है वो मेजर करेगा कि कोई भी चीज़ कितना तेजी से अर्थ के द्वारा नीचे की तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेट अपने आप में क्या है, फोर्स। आगे की क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे कि वेट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये भी सेम ही एसआई यूनिट के साथ मेजर किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कितना चीनी चाहिए, कितना तेल चाहिए, तो हम जैसे ऑयल के लिए हम बोलते हैं कि 1 लीटर 5 लीटर, ऐसे ही हम मास के लिए बोलते हैं कि चीनी कितना चाहिए, मान लो शुगर कितना चाहिए, तो हम बोलते हैं 2 kg या फिर 3 kg, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही अगर बोला जाए कि फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोलेंगे 5 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन। तो ये इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इस फिगर में अगर तुम देखोगे तो फिगर ए है, बी है, सी है, ऐसे 3 फिगर हैं। और इन ये ए में, बी में, दोनों में क्या डिफरेंस है कि तुमने एक स्प्रिंग लिया और एक में एक पत्थर लटका दिया, दूसरे में एक और पत्थर लटका दिया। इस पत्थर का मान लो कि वेट जो है वो ज़्यादा है और इस पत्थर का वेट कम है, तो देखोगे कि ये जो है कम खींचा हुआ है, बट जबकि ये ज़्यादा इलास्टिक हो रखा है, ठीक है, ज़्यादा खींच रखा है। तो यही कह रहा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग से हंग करेंगे, लटकाएंगे, तो जो स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेच होगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर अर्थ जो है अपना फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। वो जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा खींच रहा है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। इसका वेट कम है तो इसको कम खींच रहा है, तो इस पर कम स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। ठीक, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये एक डिवाइस है जो कि वेट मेजर करने के काम में आता है। कई जगह पे देखते होगे कि नापने तोलने के लिए स्प्रिंग वाला वेट रखा रहता है। जैसे तराजू होता है ना, वैसे ही स्प्रिंग का भी तराजू आता है। तो उससे स्प्रिंग जो होता है वो वन एंड पे फिक्स होता है, उस पर एक हुक अटैच होता है, उस हुक पे कोई भी सामान रख दो और उससे वो मेजर कर लेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना उसका वेट है, ठीक है। ठीक, जैसे ऐसा होता है, ठीक है, ये होगा। अब इस पे देखो, सिंपली क्या करना है कि ये जो हुक है, इस हुक पे सामान रख देते हैं ना, तो ये खींचता है। अगर वो 100 kg का, मान लो 100 ग्राम का हुआ, तो ये जो रेड वाला है वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। अगर 200 ग्राम का है तो यहाँ तक आएगा, अगर 1 kg का है तो यहाँ तक खींच करके आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये अलग अलग वेट्स के लिए, ये kg के लिए, ये क्विंटल के लिए, हर चीज़ के लिए ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का वो तराजू होता है। जो मास है, मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड इन ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स। जैसे मास क्या है? मास का मतलब हमारे अंदर कितना वेट है, कितना हमारे अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, हमारे अंदर कितना मैटर है, यही हमारा मास है, ठीक है। हम अपने आप को केजी में मेजर कर सकते हैं कि जैसे मास क्या है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट का, एज एन ऑब्जेक्ट हमारे अंदर कितना मैटर है, उसको हम मास बोलेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जितना हमारा मास होगा उतना ही हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना कि मास इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे ना कि ये जो वेट है ना या फिर ये जो मास है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी मान लो मैं यहाँ पे 60 kg का हूँ, ठीक है, तो मैं चांद पे कितने kg का हूँ? अगर मैं मून पे जा करके मुझे मेजर किया जाए तो मैं सिर्फ 10 kg का हूँ, ठीक है। 6 गुना वहाँ पे वेट कम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो मास है, तुम जितने kg के हो उससे 6 गुना कम हो जाओगे वहाँ पे। तो ये डिफर भी करता है प्लेनेट टू प्लेनेट। वही यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो सेम रहता है हर जगह पे। Weight on the other hand is the gravitational force with which the earth or another planet pulls an object, ठीक है। यहाँ पे देखो, दो चीजें समझनी है, ठीक है। एक समझना है हमें मास, ठीक है, और दूसरा हमें समझना है वेट, ठीक है। मास को सिंपली समझो क्या है कि ये कोई एक बीकर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा मैटर रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक हमें निकालना है मास, ठीक है, और दूसरा हमें निकालना है वेट। अब देखो, सिंपल ऐसे समझो कि इस बीकर के अंदर ये जो सामान रखा हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ सामान है ये, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है ये हो गया इसका मास। वेट क्या हो गया कि कोई भी प्लेनेट
फॉर एग्जाम्पल अर्थ, इसको किस फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, ये जगह जगह चेंज हो सकता है, ठीक है, बट इसका मास जो है वो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। जितना इसके अंदर मैटर है वो मैटर इसके अंदर उतना ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वेट का मतलब हो गया कि किस फोर्स से अर्थ जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है, वो इसका वेट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि मास जो है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड इन ग्राम्स या फिर केजी। वेट क्या हो गया, ऑन द अदर हैंड, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ और अनदर प्लैनेट पुल्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि सिंपल है, मास हर जगह सेम रहेगा, चाहे तुम चांद पे जाओ चाहे तुम अर्थ पे रहो, लेकिन वेट, अगर इसका वेट 60 kg है अर्थ पे तो 10 kg हो जाएगा मून पे, यानी कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग खींच सकता है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेरी करता है हर जगह, ठीक है, प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता है। तो वेट जो है वो चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वही देखो, कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर अर्थ पे है 1 kg, तो मून पे भी 1 kg रहेगा, मार्स पे भी 1 kg रहेगा, वीनस पे भी 1 kg रहेगा, जुपिटर पे भी 1 kg रहेगा, मास उतने का उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। बट वेट, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे 6 गुना कम लगेगा, 1.6, यहाँ पे 3.8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 25.4। तो ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि हम नॉर्मली जब हम अपना मास देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, केजी ही बोलते हैं ना, कि हम इतने केजी के हैं। तो हम अपना वेट देखते हैं या फिर मास देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे डेली लाइफ में पर्टिकुलरली जब सामान इधर उधर खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर हम घर के लिए राशन लेकर के आते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर कितना है इन एन ऑब्जेक्ट, हम उसके मास में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जब हम कहते हैं 1 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी या फिर 5 किलो चीनी में हमारा एक्चुअल मतलब क्या रहता है कि 1 किलो चीनी में इतना मिलेगा, 5 किलो में इतना मिलेगा। तो हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अमाउंट ऑफ मैटर में, कि कितने ज़्यादा चीनी के दाने मिलेंगे 1 किलो में या फिर 5 किलो में। तो हम एक्चुअल में मास में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उसके केजी में, वेट में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वेट सिंपली क्या है, वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ अपॉन इट, ठीक है। तो वेट से तो हमको मतलब है नहीं, हमें तो मास से मतलब है कि हमें ज़्यादा चीनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर चाहिए। तो फिर हम ये वेट टर्म क्यों यूज करते हैं, हम मास क्यों नहीं बोलते, हम क्यों नहीं जा करके बोलते हैं दुकानदार को कि हमें 1 kg चीनी नहीं दो, हमें 1 kg मास चीनी दे दो, ठीक है, या फिर 1 kg मास वाला चीनी दे दो। हम वेट क्यों बोलते हैं कि 1 kg वेट कर दो, क्योंकि जो यूनिट्स हैं मास के वो यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ द टर्म मास, ठीक है। मतलब हम मास एज अ टर्म यूज नहीं करते, हम मास का यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। और मास का यूनिट क्या है, जो टर्म है वेट का, वो टिपिकली यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं ना वेट, हम हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन मास हम हमेशा नहीं बोलते हैं, ठीक है। जबकि मास का हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट यूज करते हैं, और वेट का हम टर्म भी यूज करते हैं और यूनिट भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो वेट में हम वेट टर्म भी बोलते हैं कि इतना वेट कर दो, इतना दे दो, और इसका यूनिट भी बोलते हैं कि इतना केजी दे दो, सॉरी इसका न्यूटन, इसका जो टर्म है वो नहीं यूज करते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इट इज सेड दैट weight of the wheat bag is 10 kg, but in scientific use this is not the correct and important to use the correct terms with their correct units even if their language is more casual। मतलब क्या कह रहा है, देखो तुमको दो चीज़ बोला गया, एक है वेट और एक है मास, ठीक है। मास के लिए हमने बोला कि कोई भी चीज़ 1 kg है या फिर 5 kg है, और वेट में बोला गया कोई भी चीज़ 4 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। तो जब हम जा करके बोलते हैं कि हमें 5 kg चीनी दे दो, तो हम एक्चुअल में क्या बोल रहे होते हैं, मास, ठीक है। लेकिन हमारा मतलब क्या होता है, हम वहाँ पे समझ क्या रहे होते हैं, वेट, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली हम टर्म ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिट ये वाला यूज करते हैं। तो मास का हम यूनिट यूज करते हैं और
वेट का हम टर्म यूज करते हैं, इसका यूनिट यूज नहीं करते, ठीक है। अब आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, कि बहुत सारी चीज़ें देखते होगे कि कुछ चीज़ें पानी में फ्लोट करती हैं, ऊपर ऊपर तैरती हैं, कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो कभी भी देखोगे कि अगर तुम एक अपवर्ड पुश लगता है, जब तुम किसी भी पानी वगैरह में जाओगे ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में ऐसे जो नहीं डूब रहा हो नीचे, उसको जब तुम ऐसे दबाने की कोशिश करोगे तो उस पर एक अपवर्ड पुश लगता है जो कि उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होता है। और जो बॉटल है, जब इसको अंदर पानी में डाल करके छोड़ोगे तो वो अपने आप बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ जाएगा ये बॉटल, ठीक है। तो यहाँ पे इट बाउंसेस बैक टू द सरफेस ऑफ द वाटर, ये इंडिकेट करता है कि वाटर जो है वो उस बॉटल पे एक फोर्स लगा रही है, और फोर्स किधर लगा रही है? तो ऊपर की डायरेक्शन में। तभी भी हम कभी भी इसको बॉटल के को अंदर डाल करके छोड़ेंगे तो ये बॉटल फिर से ऊपर आएगा, तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में पानी जो है वो एक फोर्स लगा रही है। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं ये सारे के सारे सिमिलर फोर्स लगाते हैं, एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, और जो फोर्स ये लगाते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट उसको बोला जाता है अपथ्रस्ट या फिर बाउंड फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स के वजह से जितने भी जहाज वगैरह हैं पानी में इसी की वजह से चलते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा जाता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू द अर्थ वो उस पर काम करता है डाउनवर्ड, मतलब कि इस पानी के बाल्टी में जब ये बॉटल रखा गया तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वो इसको नीचे खींच रहा है, तो इसको नीचे आ जाना चाहिए, इसको बाल्टी के अंदर पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो खींच रहा है। लेकिन जितने फोर्स के साथ ग्रेविटी जो है वो इसको अंदर खींच रही है, उससे कहीं ज़्यादा फोर्स के साथ ये जो बाउंड फोर्स है वो इस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस पर बाउंड फोर्स उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर ग्रेविटी इसको 4 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है तो ये इसको 10 न्यूटन के फोर्स से ऊपर भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर वो ज़्यादा होता बाउंड फोर्स से तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंक कर जाएगा। यहाँ पे देखो बाउंड फोर्स ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर तैर रहा है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन का हो जाए और बाउंड फोर्स सिर्फ 5 न्यूटन का हो जाए तब ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है और कितना बाउंड फोर्स है। तो अगर बाउंड फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा उसमें। अब यहीं पे आते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो थे एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, और इन्हीं आर्किमिडीज का एक सिद्धांत जो है जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी के बेसिस पे आज के टाइम में जितने भी नाव वगैरह बनाए जाते हैं, बोट्स बनाए जाते हैं, शिप्स बनाई जाती हैं, वो सब इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाई जाती हैं कि वो कब तैरेंगी, क्यों तैरेंगी। तो इसीलिए देखते होगे ना कि एक इस पानी में तुम इस पानी में एक छोटा सा कील डाल दो तो वो डूब जाएगा, लेकिन एक इतना बड़ा जहाज डाल दो तो वो नहीं डूबेगा। मतलब एक 100 ग्राम का कील डूब जा रहा है लेकिन एक 100 किलो का जहाज नहीं डूब रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है इतना भारी होने के बावजूद। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो यही है कि कोई भी इन्होंने क्या देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या फिर पार्शियली पानी में डूब जाता है, फुल्ली या पार्शियली का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि पानी के सरफेस पर ही ऊपर ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से अंदर डूबे होते हैं, बाकी बाहर होते हैं। जैसे जहाज वगैरह, नाव वगैरह तुम देखोगे थोड़ा सा पानी में डूबे होते हैं। तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स जो कि इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। मतलब कि जब इस लिक्विड में तुम कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा। तो जब इसको रखोगे ना, एक बर्तन लो जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ हो, थोड़ा सा एक बूंद का भी जगह ना बचे, फिर उसमें कोई हल्का सा भारी ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है, तो अपने आप पानी बाहर गिरने लगेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि पानी को डिस्प्लेस किया, पानी को हटाया, तो जितना पानी ये हटाएगा उतना ही फोर्स, अपवर्ड फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। मतलब कि जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो अगर कम है ऑब्जेक्ट के वेट से, सपोज करो कि इस पानी में मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट डाला और इसने बाहर कितना पानी निकाला, तो मान लो 5 kg, ठीक है, और इसका भी वेट है 5 kg, ठीक है, या फिर इसका वेट है मान लो 10 kg, तो इसने पानी कम डिस्प्लेस किया और इसका वेट ज़्यादा है, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा।
अगर उसी की जगह वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। मतलब अगर दोनों 5-5 kg हैं, ये ऑब्जेक्ट भी 5 kg का है और इसने पानी भी 5 ही kg डिस्प्लेस किया है, तब ये ऑब्जेक्ट तैरेगा। ठीक है, फिर यहीं पे कुछ रॉक्स हैं जो कि पानी पे तैर सकते हैं। देखो बहुत सारे पत्थर ऐसे आते हैं जो कि पानी पे तैर सकते हैं। इसको ऐसा ही एक रॉक है प्यूमिस स्टोन, जो कि हमारे घरों में आता है, रहता है बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए कई बार, या फिर पैर वगैरह साफ़ करने के लिए प्यूमिस स्टोन आता है। ये कैसे बनता है? तो जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसी टाइम पे ये बनता है, जब लावा जो है बहुत सारे गैसेस के साथ और वाटर वेपर के साथ जल्दी से कूल कर जाता है, तो उसमें टाइनी बबल्स आ जाते हैं गैस के, ठीक है, उस पत्थर के अंदर। तो इसकी वजह से एक लाइट और पोरस रॉक बनता है, बहुत ही हल्का, और बहुत सारे उसमें होल्स होते हैं। ऐसा एक रॉक बनता है जिसमें एयर पॉकेट्स होते हैं और बहुत कम डेंस होता है वाटर, और इसीलिए ये पानी पे आसानी से तैर सकता है। ठीक, तो ये चैप्टर ख़त्म।